नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए रत्नों से जुड़े उन 15 सवालों के जवाब जो आपको अब तक किसी ने ना बताए ना ही समझाए। देखिए कालचक्र। मार्केट में तरह तरह के रत्न देखने को मिलते हैं। ऐसे में दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रंथों में कितने रत्नों के बारे में बताया गया है। ये हम सबके मन का सवाल है। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, बहुत सारे रत्न हैं जिसके बारे में आप भी बताते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत सारे तो कई बार ऐसे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो किन किन रत्नों के बारे में बताया गया है? देखो श्रद्धा, पहली बात तो ये समझ लो कि रत्नों का सिर्फ मनुष्य लोक में ही नहीं, देवलोक में भी बहुत कद्र है। देवताओं के मुकुट में इन्हीं रत्नों का प्रयोग हुआ है। देवताओं को जो मुकुट पहनाए जाते हैं, उस मुकुट में यही रत्न जड़े जाते हैं। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसनानितंब फल के मंजीर मघृद्वये हारो अक्षस कंकड़ोत्कोणतरत्कारो कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। भगवती को जिस मुकुट को पहनाने की बात कही गई है, उसमें नवरत्न जड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में 84 प्रकार के रत्नों का वर्णन है। इन रत्नों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी जिसके आर पार न दिखाई दे, और तीसरा है अल्प पारदर्शी जिसके आर पार थोड़ा सा दिखाई दे। पारदर्शी रत्नों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस रत्न के आर पार दिखाई देता है उसको सबसे शुभ और सबसे महंगा माना गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रंगीन और दूसरा होता है सादा। रंगीन रत्न अगर हल्के रंग का हो तो उसकी पारदर्शिता सुरक्षित रहती है, क्योंकि गहरा रंग पारदर्शिता को समाप्त करता है, जिससे रत्न का मूल्य कम हो जाता है। पारदर्शी रत्नों में सबसे पहला स्थान अगर किसी रत्न का है तो वो है हीरे का। नीलम और पुखराज ये भी पारदर्शी रत्नों की श्रेणी में आते हैं। अपारदर्शी रत्न जैसे फिरोजा अल्प पारदर्शी रत्न की श्रेष्ठता की दृष्टि में दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी ना होकर कुछ धुंधले होते हैं। रंग के गहरे फीके होने के आधार पर इनकी पारदर्शिता भी कम या ज्यादा होती है। दीर्घजीवी रत्न अर्थात लंबे समय तक जीवित रहने वाले रत्न श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो रत्न हर जलवायु में, हर ऋतु में, हर तापमान पर, हर देश में, हर स्थिति में हमेशा एक सा रहे और उसकी रूप और आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा रत्न सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे रत्नों पर रासायनिक प्रयोगों का प्रभाव भी नहीं होता है। ऐसे रत्न आसानी से टूटते नहीं हैं, इनमें खरोच भी नहीं पड़ती है। जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, ये चारों रत्न दीर्घजीवी रत्न हैं। ये रत्न 100-100, 200-200 साल जीवित रहने वाले रत्न हैं। ये रत्न कभी मृतक नहीं होते हैं। ये 4 रत्न ऐसे हैं, इनका जीवन बहुत लंबा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो रत्नों से जुड़ी ऐसी ही खास जानकारी आपको पंडित जी देंगे। वो 15 सवाल जो आपके मन में बार बार कौंधते होंगे, उनका सवाल आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। चर्चा को जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश जी मिर्जापुर से। राकेश जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। सर, मेरा जन्म तिथि 27 सितंबर 1977 है।
सर जी। अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, और हमारे बेटे का जन्म तिथि है 22/11/2004। चलिए, तो सबसे पहले आपके बारे में बता देता हूँ। आपका द्वितीय सप्तमेश मंगल है। मंगल का बृहस्पति के साथ पूर्ण इत्तिसाल हो रहा है। आपका फ्यूचर बहुत ही सुरक्षित है, भाग्य आपका अच्छा है, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप 45 साल के हुए हैं। अब धीरे धीरे क्रमशः आपके भाग्य के सारे पन्ने खुलने शुरू हुए हैं और आपका भाग्योदय होकर रहेगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। बेटे के बारे में जो प्रश्न आपने किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि शुक्र की स्थिति बुध के साथ है। बेटा सुरक्षित है, सही है, पढ़ने लिखने में मध्यम है। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसके और जागरूकता आपको लानी चाहिए। अब वो 18 साल का हो भी रहा है। ऐसे स्थिति में आपको चाहिए कि उसे कहें कि वो गणेश चालीसा और दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ किया करे। गणेश चालीसा दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करने से पढ़ाई के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, आकांक्षा जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी जय श्री श्याम जी, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं फैजाबाद से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 2005। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना स्टॉक ब्रोकर बनना चाहती हूँ अपने फ्यूचर में, तो मैं बन सकती हूँ? और मैं अब्रॉड सेटल होना चाहती हूँ, तो मैं अब्रॉड सेटल हो सकती हूँ? क्या बनना चाहती हो? स्टॉक ब्रोकर। अच्छा, स्टॉक ब्रोकर मतलब शेयर का काम करना चाहती हो। तो आकांक्षा जी, ऐसा है कि आपके 10वें भाव में शनि की स्थिति है और शुक्र जो है 9वें भाव में है। हाँ, आप बन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और जहाँ तक विदेश सेटल्ड होने की बात है तो बृहस्पति और मंगल दोनों का इत्तिसाल भी है। जरा सा प्रयास करने पर आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो जाएगा और विदेश में रहने का सपना पूरा हो जाएगा। इस मामले में आप भाग्यशाली हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो रत्नों से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी दे रहे हैं। अब जानते हैं कि मुख्य रत्न 9 ही क्यों हैं, साथ ही रत्न, उपरत्न और कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच में क्या अंतर है। पंडित जी, तो फिर 9 ही रत्न उनको सबसे मुख्य क्यों माना गया है? देखो श्रद्धा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो यहाँ जो रतन धन की बात की गई है वो 9 रत्नों की ही बात की गई है। ये 9 रत्नों को ही दृष्टि में रख करके कवियों ने कल्पना की है। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं हमसे भी कि पंडित जी मुख्य रत्न 9 ही क्यों हैं, जबकि अनेक प्रकार के और रत्न हैं समाज में उपलब्ध हैं, फिर 9 को ही रत्न क्यों माना जाता है? तो मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इन ग्रहों से निकलने वाली रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता 9 रत्नों में पाई जाती है। इसलिए ये रत्न महत्वपूर्ण है, जबकि बाकी रत्न 9 ग्रहों की रश्मियों को बहुत कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, बहुत कम एकत्रित कर पाते हैं, इसलिए वो उपरत्न कहलाते हैं। एक और सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि रत्न, उपरत्न, कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच में क्या अंतर है? इन 4 तरह की चीज़ों में ग्रहों की रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता अलग अलग है। रत्न सबसे ज़्यादा रश्मियाँ ग्रहण करता है, इसके बाद उपरत्न और फिर कृत्रिम रत्न। रंगीन कांच ना के बराबर 9 ग्रहों की रश्मियाँ ग्रहण करता है। एक और बात कि रत्नों को किस धातु के साथ धारण करें। धातु रत्न की क्षमता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में नीलम, गोमेद, लहसुनिया पंचधातु में, मोती चांदी में, हीरा प्लेटिनम और अन्य रत्न सोने में धारण करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे का रत्न धारण कर लेते हैं कि कोई अंगूठी अच्छी लगी, उसको उठाया और धारण कर लिया। ऐसा करना क्या सही है?
ऐसे डायरेक्ट तो नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन रत्न कभी पुराना नहीं होता है, रत्न कभी बासी नहीं होता है। आपका निकाला हुआ अगर रत्न है और उसको हम शुद्ध करके गंगा जल, गोमूत्र और दूध से धो करके और उसको शुद्ध करके धूप दीप दिखा करके और उसके ग्रह के मंत्र का जप करके अगर धारण करें तो कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, तो इस तरीके से रत्न को धारण किया जा सकता है। बहुत लोगों के मन में सवाल है, लेकिन उसके लिए कुंडली को दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता होगा कि वो रत्न पहना ज़्यादा भी चाहिए या आपको नहीं। सूट करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि दूसरों का रत्न जो आपने धारण किया है उसको कैसे धारण करें। देखिए, ऐसा है कि दूसरे का रत्न धारण करना चाहिए, दूसरे के पहने हुए रत्न धारण करना चाहिए, क्या ये सवाल तो पूछते ही हैं लोग, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हाथ से उतरा हुआ रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा भी उस रत्न में अवशोषित हो जाती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के हाथ में उतरा हुआ रत्न अशुभ फल दे सकता है। बहुत जरूरी हो तो शुद्ध करने के बाद ही सिर्फ अपने परिवार के करीबी सदस्यों का ही रत्न धारण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी का पुखराज निकला हुआ है तो उसको हफ्ते 10 दिन के बाद चने की दाल भिगो करके उसमें रत्न को डाल दीजिए, 24 घंटे पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद उसको निकाल करके गाय के दूध से, गोमूत्र से और गंगा जल से शुद्ध करके और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करके धूप बत्ती दिखा करके उसको अगर आप धारण करें तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। राधे श्याम जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। राधे श्याम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बेटी का जन्म तारीख है 16/2/1991 जी। सुबह 3 बजे के आसपास, और उसकी शादी और नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए राधे श्याम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने पुत्री के विवाह के बारे में प्रश्न किया है, तो सूर्य और शनि की स्थिति इस समय जो बन रही है वो तृतीय एकादश की है। विवाह का संयोग बना हुआ है, विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं है, सक्रियता बरतिए, जल्दी से जल्दी विवाह का कार्य होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 17 जनवरी 2023 के बाद कोई रिश्ता मिल जाएगा, और इस साल अगर आप चाहेंगे तो अप्रैल मई में विवाह हो जाएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, करुणा बेन जी राजकोट से। करुणा बेन जी, स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? स्पोर्ट्स में रणजी के बारे में। मेघा चौहान नाम है उसका जी। वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर है क्रिकेट में, और अपनी पढ़ाई भी पूरी करी हुई है। मैं उसके लिए सरकारी नौकरी के लिए मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर। करुणा जी, आपके बेटी के भाग्य में कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं है। जहाँ जैसे सेटल्ड है वहीं उसको कामयाबी मिलेगी, और सरकारी नौकरी का उसके दिमाग में कीड़ा मत डालिए, इससे उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। वो जैसे है वैसे खुशहाल है और आगे भी खुश रहेगी। चलिए, आप पंडित जी से जानते हैं कि अगर रत्न खो जाए, टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। क्योंकि रत्न कई सालों तक पहना हुआ हो पंडित जी, तो अक्सर उसमें दरार आ जाती है या खो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जहाँ वो अंगूठी रखी थी वो आज तक नहीं मिली। मुझे पूरी तरह याद है कि मैंने कहाँ रखी थी, लेकिन वो गायब ही हो गई। तो इस तरीके से खो जाए या टूट जाए तो फिर क्या करें? देखिए, ऐसा है, रत्न खो जाए, टूट जाए या उससे दरार आ जाए तो क्या करना चाहिए? रत्न का टूटना या उसमें दरार आना अशुभ माना जाता है। ऐसे में ग्रह शांति करानी चाहिए। नया, बड़ा और अच्छी गुणवत्ता का रत्न धारण करना चाहिए। रत्न खो जाए तो इसे शुभ माना गया है। ऐसे में समझना चाहिए कि ग्रह दीर्घ, ग्रह दोष दूर हुआ है। रत्न मिलना अशुभ होता है, इससे दूसरे के ग्रहों के अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर आ सकते हैं। एकाक रत्न ऐसे हैं जैसे ओपल हो गया, लाजवर्थ हो गया, ये टूटते बहुत हैं हाथ में। ओपल एक ऐसा रत्न है कि इसको जौहरी अपने पास जब रखते हैं
तो तेल में रखते हैं इसको, और ज़रा सा भी ये नमी अगर न पाए तो इसका टूटना एकदम स्वाभाविक है। ओपल एक ऐसा रत्न है जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाता है और ये टूटता बहुत जल्दी है। शुक्र के लिए इस रत्न का प्रयोग होता है। ये टूटने वाला, सबसे ज़्यादा टूटने वाला रत्न अगर कोई है तो ओपल है, और उसके बाद लाजवर्थ भी टूटता है। बहुत अल्पमूल्य रत्न है, एकदम पानी के भाव मिलने वाला रत्न है। शनि के लिए ये रत्न है, लेकिन जब शनि का प्रभाव नहीं संभाल पाता है तो ये भी टूट करके दो टुकड़े होकर के निकल जाता है और पता नहीं लगता कि अंगूठी में से कब गायब हो गया। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रत्नों के प्रभाव की। रत्न किस चीज में धारण करना शुभ होता है, अंगूठी में या फिर लॉकेट में? आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कैसे रत्न धारण करें, क्योंकि कुछ लोगों को लॉकेट में देखा जाता है, अंगूठियां भी लोग पहनते हैं। अंगूठी या लॉकेट कब ज्यादा प्रभावी होता है, इसको जानिए। रत्नों को अंगूठी के रूप में अंगुली में पहना जाता है, जबकि लॉकेट के रूप में गले में धारण किया जाता है। रत्नों को अंगूठी के रूप में अंगुली में धारण करना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। रत्न की अंगूठी अंगुली की त्वचा को हर समय सोते, जागते, चलते फिरते स्पर्श करती रहती है। इससे शरीर की त्वचा में ज़्यादा समय के लिए संपर्क में रहने से इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, जबकि रत्नों को गले में धारण करने से ये शरीर की त्वचा के साथ हमेशा स्पर्श नहीं कर पाते हैं। रत्नों को अंगूठी में धारण करने से इनका प्रभाव 90 से 95% तक प्राप्त होता है। रत्नों को गले में धारण करने से इनका प्रभाव घटकर 80 से 90% तक रह जाता है। गले में हमेशा भगवान के लॉकेट या रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि ये हृदय के पास रहने से ज़्यादा फल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी बंगाल या कलकत्ता के किसी आदमी से आप मिले? अगर मिले होंगे और आपको ज़रा सा भी अनुभव होगा तो आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ चांदी की चैन बना करके उसमें 10-10 रंग के रत्न बना करके कमर में रत्न पहनाए जाते हैं। हाथ की बाहों पे रत्न, पूरा का पूरा हाथ की बाह भरी होती है रत्नों से। समझ में नहीं आता कि इनका कौन सा विज्ञान है, किस विज्ञान से ये लोग ऐसा करते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब कोई बंगाल वाला व्यक्ति आकर के अपने सारे रत्न खोल के निकाल के रख देता है, पंडित जी देखिए, तो मैं तो माथा पकड़ लेता हूँ कि हे भगवान, कौन सी किताब पढ़ करके ये लोग इतना बड़ा ये बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बेटे का ऑपरेशन करना हो तब तो डॉक्टर के पैर हिलने लगेंगे, लेकिन दूसरे के बेटे का ऑपरेशन करना हो तो मरे या जिए चाहे जहाँ चाकू लगा दो। इसी तरह से जो लोग दूसरे की ज़िंदगी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए लोगों को रत्न धारण करवा देते हैं, वो दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ ही करते हैं। रत्न न धारण करिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रत्न अगर गलत धारण हो गया तो ये विनाश और पतन का कारण बन जाता है। अगर ये अशुभ रत्न धारण हो गया तो विनाश और पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक और किसी सुयोग्य बुद्धिजीवी और अनुभवी व्यक्ति से ही परामर्श लेकर के रत्न धारण करना चाहिए, वरना रत्न नहीं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मध्य प्रदेश भोपाल से। लता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं लता बोल रही हूँ भोपाल से। पंडित जी, मेरा प्लाट है मेरे नाम पर, वो बनाना चाहते हैं, कब तक ये बनेगा और उसमें क्या काम डालना चाहिए अपन को, वो बता दीजिए आप प्लीज। ऐसा है, चंद्रमा और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है, आप बनाना चाहती हो तो बन सकता है। काम क्या डालना चाहिए, ये तो आपके 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। काम ऐसा डालना चाहिए जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से संबंध रखता हो, जो लोहे से और इलेक्ट्रिक से संबंध रखता हो, ऐसा काम डालना चाहिए। ऐसा काम वहाँ पे अच्छा चलेगा। और लोहे के फर्नीचर बनाना, लोहे की चीज़ें बनाना, लोहे के खिड़की दरवाजे बनाना, इन चीज़ों का भी प्रोजेक्ट
लगा सकती हैं आप, ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अमूमन देखा गया है कि जो जेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो राइट हैंड में रत्न धारण करते हैं। महिलाएं क्या लेफ्ट में धारण करें? क्या ऐसा ही है? रत्नों की भी ये प्रकृति है? देखिए, हाँ ठीक है, पुरुष का दाहिना भाग और स्त्री का बायां भाग ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए हर समय मतलब कि जो है पुरुष को दाहिनी तरफ, महिला को बाईं तरफ माना गया है। दायां हाथ और बायां हाथ का सिद्धांत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है। पुरुषों को दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में रत्न धारण करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत विधान है। पुरुषों को दाहिना हाथ गर्म और बायां हाथ ठंडा होता है, जबकि महिलाओं का बायां हाथ गर्म और दाहिना हाथ ठंडा होता है। चूँकि रत्न प्रकृति के अनुसार गर्म होते हैं, जैसे पुखराज, हीरा, माणिक, मूंगा, कुछ रत्नों की प्रकृति ठंडी भी होती है, जैसे मोती, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया। ऐसे में रत्नों की प्रकृति के अनुसार रत्नों को दाएं या बाएं हाथ में धारण कराया जाता है। गर्म रत्न पुखराज, हीरा, माणिक, मूंगा पुरुषों को बाएं हाथ की तर्जनी और अनामिका उंगली में धारण करनी चाहिए। महिलाओं को यही रत्न अपने बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। ठंडे रत्न जैसे मोती, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया पुरुषों को अपने बाएं हाथ की मध्यमा और कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए, जबकि महिलाओं को अपने दाएं हाथ की इन्हीं उंगलियों में ये रत्न धारण करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक से ज्यादा रत्न धारण कर रहे हैं तो मित्र और शत्रु रत्न क्या होते हैं, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन हिना हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। हिना जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1990 और मेरा सवाल है, मेरी कुंडली में पुत्र योग है और मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी और मेरा घर कब तक बनेगा? चलिए हिना जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपके कुंडली में पुत्र योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक घर का प्रश्न है तो शुक्र और चंद्रमा दोनों की स्थिति परस्पर सप्तम है। घर बनने में अभी विलंब है, घर बनने में 3-4 साल से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। अगर आप एक से ज्यादा रत्न धारण कर रहे हैं तो आपको मित्र रत्न और शत्रु रत्नों को ध्यान में क्यों रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कुछ लोगों की हम देखते हैं कि अमूमन 5 उंगलियों में या 4 उंगलियों में रत्न होते हैं, तो कैसे धारण करें? ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं इनके? ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान न रखना तो अनर्थ हो जाता है। रत्न का वजन व्यक्ति के शारीरिक भार, ग्रहों के बल, ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। हमेशा दोष रहित रत्न ही धारण करें, क्योंकि रत्न की अपनी आयु होती है और आयु पूरी होने के बाद रत्न अपना प्रभाव खो देते हैं। देखिए, रत्न की आयु पूर्ण हो जाए तो उनकी नदी में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। एक से ज़्यादा रत्न धारण करें तो मित्र रत्न और शत्रु रत्नों का ध्यान रखना चाहिए। शत्रु ग्रहों के रत्न एक साथ एक ही हाथ में ना पहने। लग्नेश और राशिस परस्पर शत्रु हों तो लग्नेश के रत्न और इसके संबंधित रत्न को पुरुष के दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। राशि और इसे संबंधित रत्न को पुरुष को बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। जैसे रत्नों का 2 ग्रुप है, एक तो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति का, और दूसरा ग्रुप है बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु का। तो ये ग्रह, दोनों ग्रहों के रत्न मिले जुले नहीं पहने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चित्रा दिल्ली से। चित्रा जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते भैया। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1978। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा अपना घर होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है पंडित जी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कोई दुकान या कोई काम, तो मुझे क्या करना चाहिए? घर तो आपका अभी नहीं होगा, घर होने में अभी 4 से 5 साल का समय लगेगा।
अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम कर लीजिए, ब्यूटी पार्लर का काम कर लीजिए, कॉस्मेटिक का काम कर लीजिए, सुंदरता और श्रृंगार से संबंधित कोई काम कर लीजिए, इस काम में आपको सफलता मिलेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पटना से। पूजा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पूजा जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1996 और हम पूछना चाह रहे हैं कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और शादी कब होगी और शादी कैसे होगी और कब तक होगी। और देखिए, आपके नौकरी का विधान जहाँ तक है उसका तो योग बना हुआ है, उसमें ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा देरी मुझे नहीं समझ में आ रही है। लेकिन विवाह के विधान में अभी भी देरी बनी हुई है। विवाह में सन 2024 तक का समय लग सकता है, नौकरी 2023 में लग जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में एक आरती के लिए दान करना चाहिए और ये उपाय कम से कम आपको 5 बुधवार जरूर करना चाहिए। इससे फिर आपके भाग्य में चमत्कार की संभावना बनेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं कविता जी सहारनपुर से। कविता जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते, जरा जोर से बोलिए। पंडित जी, मेरा नाम कविता है। मैं अपने बेटे और अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे का जन्म 8 मार्च 2008। पंडित जी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और बस ये पूछना चाहती हूँ पढ़ाई कैसी कर पाएगा वो। और दूसरा सवाल पंडित जी, मेरे पति काम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हम कर्ज से बहुत बड़े परेशान हुए पंडित जी, और जिसका मतलब देना चाहते हैं नहीं दिया जाता पंडित जी, बस इसके बारे में बता दो हमें। चलिए मैं आपको बताऊं, आपके बेटे का सचमुच में पढ़ाई में मन नहीं लगता है। शुक्र और शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है। 14 साल का हो गया है और इस समय ये 9वीं 10वीं का विद्यार्थी भी हो गया है, लेकिन इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। इसका पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए आपको चाहिए कि विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके बुधवार के दिन इसके गले में धारण कराइए, तब इसका पढ़ाई में मन लगेगा। और गणेश चालीसा का पाठ करवाइए। जहाँ तक आपके पति के परिश्रम और भाग्य की बात है तो बेटा सचमुच में आपके पति ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। श्री यंत्र की पूजा कीजिए, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करिए और हो सके तो लघु नारियल और गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करिए। ये सब उपाय करने के बाद 3 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में हर तरह की खुशियाँ रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिना जानकारी के एक साथ कई रत्न धारण नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे शुभ फल नहीं बल्कि अशुभ फल मिल सकते हैं। ऐसे में पंडित जी से जानते हैं कि किन रत्नों को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। बताइए पंडित जी, कौन से रत्न हैं वो? देखिए, माणिक्य के साथ हीरा, नीलम और गोमेद बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। मोती के साथ गोमेद, लहसुनिया नहीं धारण करना चाहिए। मूंगा के साथ हीरा, नीलम, गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। पन्ने के साथ मोती धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज के साथ हीरा, नीलम नहीं धारण करना चाहिए। हीरा और नीलम के साथ माणिक्य, मूंगा, पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। गोमेद के साथ माणिक्य, मूंगा और मोती वर्जित है। लहसुनिया के साथ मोती धारण न करें। पंचधातु या अष्टधातु धारण करना हो तो सभी धातुएं समान मात्रा में ही मिलवाएं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी सर, मेरा नाम सुरेश कुमार सूर्यवंशी। क्या नाम है? सुरेश कुमार सूर्यवंशी। अच्छा सूर्यवंशी जी, जरा जोर से बोलिए। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1989। जी जी सर, मैं मेरे करियर के बारे में और जानना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपके करियर में कोई दम नहीं है। जो भी चल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और आपके करियर में अभी अच्छा प्रभाव मिलने में कम से कम जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बली की उपासना करिए, जिससे आप सही निर्णय ले सकें और आपका करियर ठीक हो सके।
रत्न खो जाए, गिर जाए, चोरी हो जाए तो किस तरफ इशारा करता है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले मुंबई से कॉलर जुड़ चुकी हैं। कांता जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे को मेरी बड़ी बेटी के बारे में पूछना है, जिसका नाम लीना है जी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब है और वो डिवोर्स के इसमें जाना चाहते हैं। आप जरा उनका मार्गदर्शन करके बताइए। इसमें मार्गदर्शन की कोई बात नहीं है। जो प्रश्न आपने किया है, आपके पंचम भाव का स्वामी, उसे सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र छठे आठवें हैं। तलाक होने की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल कहीं से बात बनती हुई नज़र नहीं आती है और जितना संभव हो सके इसमें संबंध विच्छेद करने में ही भलाई है। रत्न खो जाए, गिर जाए, चोरी हो जाए तो ये किस तरफ इशारा करता है, क्या है इसका आपके ग्रहों से संबंध, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, रत्न खो जाए, गिर जाए तो किस तरफ इशारा है? देखिए, रत्न धारण करने से पहले उसका आपको कैसा फल मिलेगा, इसके लिए रत्न के स्वामी के रंग का सूती कपड़ा लेकर उसमें रत्न लपेट लीजिए और जो रत्न अपने पहन रहे हैं उसको उसी तरफ के हाथ में और उसी वार को धारण करिए और अपनी दाहिनी बाजू में बांध लें। 8 दिन तक रत्न को अपनी बाजू में बंधा रहने दें। इन 8 दिनों में आपको आभास हो जाएगा कि रत्न आपको शुभ फल दे रहा है कि नहीं। रत्न की मर्यादा का भी ध्यान रखें। हाथ या गले में बार बार रत्न ना उतारें। रत्न खो जाए, गिर जाए या चोरी हो जाए तो समझ लें कि ग्रह दोष कम हो गया। जय मां विंध्यवासिनी। और रजनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पटियाला से। रजनी जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल है। एक तो अपने बेटे के बारे में, मेरे बड़े बेटे के बारे में है। उसका जन्म है 29 जून 1999 शाम को 6:20 का। उसकी शादी के बारे में पूछना है, अभी कैसी लड़की के साथ होगी। और मुझे अपने बारे में पूछना है कि मैं कोई ऐसा क्या काम करूं कि अपने हस्बैंड की थोड़ी हेल्प कर सकूं फाइनेंशियली। देखिए, ऐसा है, अभी तो आपके बेटे के विवाह में बहुत विलंब है। अभी तो देर नहीं, महादेर है। अभी तो कम से कम 3-4 साल की देर है। इसलिए विवाह की चर्चा के बारे में तो सोचना ही बेकार है। जहाँ तक आपके रजनी जी काम करने का प्रश्न है तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप कोई मिल्क प्रोडक्ट, दूध, कपड़ा, दवाई, चांदी से संबंधित, पानी से संबंधित कोई भी काम कर लें, उसमें आप अपने पति का सहयोग कर पाएंगे। किसी रत्न में आड़ी रेखाएं, क्रॉस या जाल हो तो क्या ऐसा रत्न पहनने से उसका शुभ फल मिलता है या मिलता है अशुभ फल? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। किसी रत्न जैसे मोती में आड़ी रेखाएं, क्रॉस या जाल हो तो सौभाग्य का नाश करता है। पुखराज में आड़ी रेखाएं, क्रॉस या जाल हो तो बंधु बांधव का नाशक होता है। पन्ना में ये देव दोष हो तो लक्ष्मी नाशक होता है। पुखराज में ये दोष हो तो संतान के लिए अनिष्टकारक है। हीरे में ये दोष हो तो मानसिक शांति नाशक है। नीलम में दोष हो तो रोगवर्धक है और धन नाशक है। गोमेद में आड़ी रेखाएं, क्रॉस या जाल हो तो रक्त संबंधी बीमारियों का कारक है। लहसुनिया में दोष हो तो शत्रुवर्धक है। माणिक्य में दोष हो तो गृहस्थ सुख नाशक है। मूंगे में हो आड़ी रेखाएं या क्रॉस या जाल हो तो सुख संपत्ति का नाश करता है। जय मां विंध्यवासिनी। कहीं आपके रत्न में धब्बे तो नहीं पड़ गए हैं? अगर ऐसा है तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि रत्नों में धब्बे पड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। पंडित जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि पारदर्शी होना चाहिए रत्न को, लेकिन मैंने देखा है कुछ रत्न पहले तो पारदर्शी होते हैं, उसके बाद वो ट्रांसपेरेंसी उनकी कम या खत्म होती जाती है। सही बात है। इस तरह के बहुत से रत्न हैं जो शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में मटमैले हो जाते हैं। मोती में धब्बे और दाग हों तो मानसिक शांति में बाधा बनती है, इसलिए मोती एकदम मोती की तरह ही होना चाहिए। पुखराज में दाग धब्बा होगा तो धन और संपत्ति का नाश होगा। पन्ना, माणिक्य और मूंगा में दाग धब्बा होगा तो पुरुषों और महिलाओं के लिए रोग कारक होगा।
हीरे में दाग धब्बे होंगे तो मृत्यु कारक है, नीलम में दाग धब्बे होंगे तो अचानक विपदा का निमंत्रण है, गोमेद में दाग धब्बे होंगे तो संपत्ति पशुधन का नाश, और लहसुनिया में दाग धब्बे होंगे तो विरोधी बढ़ते हैं। भाई इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस रत्न को किस दिन पहनना सबसे अच्छा होता है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सीमा जी लखनऊ से। सीमा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सीमा। पंडित जी मैं सीमा बोल रही हूँ लखनऊ से। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 25 अप्रैल सन 2007। पंडित जी बिल्कुल बात नहीं सुनता और ना उसका पढ़ाई में मन लगता। उसका पढ़ाई में मन लग जाए और उसको क्या आगे काम करा जाए ये बताइएगा। और पंडित जी मेरी बेटी है तान्या, 1 नवंबर सन 2000। पंडित जी वो आपका दिल से धन्यवाद करती है, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम का। आपने उसे श्री सूक्तम और कनक धारा स्रोत पढ़ने के लिए कहा था। पंडित जी हमारे बहुत हालत खराब थी, मगर जब से आपने हमें ये करने के लिए कहा है पंडित जी उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पंडित जी। और ये बताइएगा पंडित जी उसकी जॉब जो लगी है वो सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं पंडित जी आपका। और चलो आप अपने बेटे को विधारा की जड़ बुधवार को सुबह हरे रंग के धागे में गले में धारण करवा दो, इससे उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। विधारा की जड़ या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने हरे रंग धागे में डाल करके उसे बुधवार के दिन गले में धारण करवा दो। बेटी की नौकरी ठीक चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी सेहत ठीक नहीं रहती है, उसके खान पान पर ध्यान दो। उसको नारियल का पानी और अनार के दाने ये खाने के लिए दोनों चीज़ अगर दिए जाएं तो जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ और अच्छी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आप जो रत्न होते हैं उनको रिचार्ज कैसे करें, क्योंकि एक समय के बाद अगर उनका जो प्रभाव है वो कम बढ़ना शुरू होता है तो कैसे रिचार्ज करें? देखो रत्न को रिचार्ज करने के लिए शायद एक बार मैंने बताया भी है आपको अगर ध्यान होगा तो, लेकिन रत्न को रिचार्ज अनाज से ही किया जाता है। ठीक है, तो रत्न को रिचार्ज करना है तो इसके लिए जैसे माणिक को रिचार्ज करना है तो गेहूं रख दीजिए रविवार की शाम, शनिवार की शाम उसमें थोड़ा सा जल डाल करके और अंगूठी डाल दीजिए। फिर रविवार को उसे सुबह निकाल करके दूध गंगा जल से धो करके धारण कर लीजिए। इसी तरह से मोती को चावल में डाल दीजिए, मूंगे को गेहूं में डाल दीजिए या मसूर में, लाल मसूर में डाल दीजिए। हीरे को हरी मूंग में डाल दीजिए, पुखराज को चने की दाल में डाल दीजिए, हीरे को चावल में डाल दीजिए, नीलम को काली उड़द की दाल में डाल दीजिए, लहसुनिया को काली दाल में डाल दीजिए, और लाजवर्त या फिर गोमेद है तो उसको भी आप चाहे तो काले तिल या चाहे काली उड़द में डाल सकते हैं। इस तरह से रत्नों को फिर से चार्ज किया जा सकता है। कौन सा रत्न किस दिन पहने जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं मोहन जी हनुमानगढ़ से। मोहन जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। नमस्कार दादाजी। हाँ सुखी रहिए। मैं खोथावाली से बोल रहा हूँ, हनुमानगढ़ जिले से, राजस्थान से जी। मेरी बेटी का नाम है रीना कुमारी है, 2005 का जन्म है, रविवार का सुबह 8 बजे। उसका करियर कैसा रहेगा, वो नौकरी मिल जाएगी कि? एक रामेश्वर लाल है, उसका नाम है रामेश्वर लाल है, उसको 2006 का जन्म है, भादुए की पांचों का 2 बजे के करीबन दोपहर में। बेटी को तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसके स्टार नहीं कह रहे हैं कि उसको नौकरी मिलेगी। उसके विवाह शादी के लिए शीघ्रता करना ज़्यादा उचित होगा, और उसको कुछ ऐसा काम सिखाना चाहिए जिससे वो स्वावलंबी हो सके। लेकिन सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में तो बढ़ता हुआ योग नहीं दिख रहा है। बेटे का योग ठीक है, लेकिन अभी उसकी उम्र कम है, अभी उसके भाग्योदय में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहरलाल जी हिमाचल प्रदेश से। मेहरलाल जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी मेरा बेटे का जन्मदिन 20 जुलाई 1998 6 से 8 के बीच है, और बेटी का जन्म 16 फरवरी दोपहर 2:05 पे। बेटे को 7 साल हो गए पंडित जी, ये MBBS कर रहा था, इसमें पास नहीं हो रहा,
और बेटी का मन पढ़ाई में नहीं लगता, विचलित रहती है। बेटे को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने के लिए बोलिए। 5 बार सुबह 5 बार शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बेटे को कहिए करने के लिए। 80 दिन लगातार ये अनुष्ठान करे घी का दिया जला के। पक्का है कि उसका जितना भी बैक पेपर आया होगा सब ठीक हो जाएगा और MBBS उसकी कंप्लीट हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। और एक और कॉलर है भरत जी शाहजहांपुर से। भरत जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1994 जी। पंडित जी वर्तमान में मैं अधिवक्ता हूँ और अभी एक लीगल की जॉब कर रहा हूँ बैंक में, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता है। LLM भी कर रहा हूँ, लेकिन किस तरफ जाना क्या करना है ये नहीं कुछ समझ में आ रहा। और पत्नी भी हमारे साथ ही वकील थी, पत्नी भी हमारी LLB कर रही थी साथ में, लेकिन उनका भी कहीं। चलिए भरत जी मैं आपको बताऊं, देखिए संतुष्टि और असंतुष्टि ये तो मन का विषय है, लेकिन आपके ग्रह गोचर ठीक कह रहे हैं। बुध और बृहस्पति दोनों केंद्रस्थ हैं, आप सही ट्रैक पर हैं। अपनी सफलता से आप संतुष्ट नहीं हैं ये अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना शुरू कर दें, भगवान राम की पूजा करना शुरू कर दें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने करियर से संतुष्ट हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा रत्न किस दिन पहनना शुभ होता है, कौन सा रत्न किस उंगली में पहनना शुभ होता है, और कौन सा रत्न किस ग्रह की कृपा दिलाता है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए सूर्य का रत्न माणिक्य है। सूर्य की उंगली अनामिका में रविवार के दिन प्रातःकाल इसे धारण किया जाता है। चंद्रमा का रत्न मोती है, इसे सबसे छोटी उंगली में दाहिने हाथ में सोमवार को 8 बजे रात शुक्ल पक्ष में धारण किया जाता है। मंगल का रत्न मूंगा है, इसको अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में मंगलवार को सुबह 7 बजे शुक्ल पक्ष में धारण किया जाता है। बुध का रत्न पन्ना है, बुध की उंगली कनिष्ठिका है, सबसे छोटी वाली उंगली है। इसमें बुध का रत्न शुक्ल पक्ष में बुधवार को प्रातःकाल 7 बजे धारण किया जाता है। गुरु का रत्न पुखराज है, गुरु की उंगली तर्जनी है। तर्जनी उंगली में गुरुवार को सूर्योदय के समय दूध गंगा जल से धोकर शुक्ल पक्ष में पुखराज धारण करना चाहिए। शुक्र का रत्न हीरा है, जो अनामिका उंगली में या कनिष्ठिका उंगली में व्हाइट गोल्ड में शुक्रवार को प्रातःकाल धारण करना चाहिए। शनि का रत्न नीलम है, शनि की उंगली मध्यमा में। राहु का रत्न गोमेद है, इसे भी मध्यमा में। केतु का रत्न लहसुनिया है, इसको भी मध्यमा में या अनामिका में धारण किया जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग या रवि योग में रत्नों को धारण करना सबसे ज्यादा शुभकारी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी और ऐसे 15 सवालों का जवाब दिया जो हर किसी के मन में होते हैं, रत्नों से जुड़े वो 15 सवाल जिनका आपने जवाब दिया, अपना समय दिया, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।